अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बचपन से मैंने अपने घर में अपने घर की बड़ी ख़वातीन को और अपने घर के बड़े मर्द हज़ात से भी एक नसीहत बहुत फ्रीक्वेंटली सुनी है। उन ख़वातीन के लिए स्पेशली जिनकी जब हम देख रहे होते थे शादी होने वाली होती थी, फूफो की शादी होने वाली है, किसी बड़ी कज़न की शादी होने वाली है, बड़ी बहन की शादी होने वाली है, और फिर जब मेरी शादी होने वाली थी कि बेटा एक सुख चुप 100 सुख। अच्छा, लोग कहते हैं ये बड़ी पुरानी कहावत है, लेकिन मैंने तो आज भी अपने घर में ये कहावत सुनी है और फिर मैंने इस पर अमल करके भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जिस पे आपका दिल करता है कि आप ऐसे पलट के जवाब दें, लेकिन आपने जब पलट के जवाब दे दिया तो फिर उसके रिपोकॉशंस होते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, सही स्टैंड पे खड़े होते हैं, लेकिन उनके रिएक्शन में या तो उनकी टोन अच्छी नहीं होती या उनको जवाब सही देना नहीं आता, जिसका बाद में उनको खुमियाजा भुगतना पड़ता है। तो कहीं कहते हैं कि जब आपको आर्ग्यूमेंट करना नहीं आता तो बेहतर है कि चुप कर जाए, और आर्ग्यूमेंट करना भी आता है तो बहुत सारी जगहों पे तो आप खामोश रहें। स्पेसिफिकली अगर आपको लगता है कि हाँ ये रिश्ते आपने निभाने हैं, ये दोस्त आपके प्यारे हैं, ये घर वाले जो हैं आप नहीं चाहते कि इनके और आपके रिश्ते में कोई ना कोई ऐसी दरार है, तो बेहतर है कि आप चुप कर जाएं। उस वक्त समझ में नहीं आती, आप क्यों भाई अगले ने आपको बात कर दी, आप उसको फौरी बात सुनाएं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा कि चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, मेरे दोस्तों के साथ कुछ मामला तो हो जाता है ना, ऊँच नीच तो हर जगह हो जाती है। जहाँ पर मैं कभी दोस्तों के साथ ऐसा होता है कि आप कहीं कुछ बोल दे कि नहीं यार यूँ नहीं है, तो उसका आपको होता है यार मैंने क्यों बोला, मैंने एक लफ्ज़ भी क्यों बोला, मैं ना ही बोलती ठीक होता। और बाकी बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे मैं खामोश रही तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि यार सही कहती थी बड़ी अम्मी कि एक चुप 100 सुख। आज के शो में मैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट उनसे जानना भी चाहूँगी कि वाकई खामोशी के इतने फ़ायदे होते हैं। ज़िंदगी में आपने खामोश रह के कितना फ़ायदा उठाया और कहाँ पर आपको लगता है कि आपको खामोश नहीं रहना चाहिए और आपने खामोश रह के काफ़ी नुकसान उठाया हुआ। मैं आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शामिल करूँगी, जो मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनसे भी पूछूंगी क्या वो भी इस कहावत पे यकीन रखते हैं कि एक चुप और 100 सुख, जो कि वाकई मेरी ज़िंदगी में तो बिल्कुल सच्ची बात साबित हुए हैं। तो मेरे साथ मौजूद है जनाब सादिया इमाम, मेरे साथ मौजूद है निदा मुमताज़ और मेरे साथ मौजूद है सबा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमदर ख़वातीन को अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और ये यूजुअली जो कहावत है एक चुप 100 सुख, ये हम ज़्यादातर अपनी बेटियों को जो है वो इस हवाले से उनको इन्फॉर्म करते हैं कि बेटा ये इसको ना पल्लू से बांध लो, हाँ। चुप 100 सुख। तो वैसे आपने ये कहावत अपनी ज़िंदगी में पहले कब सुनी थी और आपका कितना यकीन है इस कहावत पे? जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारी माँ ने यही कहा था कि औरत ज़बान चलाती हुई अच्छी नहीं लगती, और मुझे भी लगता है, पर्सनली मुझे भी लगता है कि औरत मर्द के सामने ज़्यादा ज़बान चलाती वाकई नहीं अच्छी लगती है। लेकिन कहीं कहीं आपको अपने दिफा के लिए बोलना भी पड़ता है, वरना लोग आपसे नाजायज़ आपका फ़ायदा उठाते हैं कि ये तो बस ऐसी है, अफला फारिग औरत है, इसने तो कुछ कहना नहीं है। तो वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि जहाँ पर आप बोलना शुरू करते हैं ना फिर अगला बंदा कहता है लो जी अब ज़बान चलाना शुरू कर दी तो अब पीछे कौन शख्स है। आप बताएं आपका कितना यकीन है इस कहावत? मेरा ख्याल है हम जिनको मानते पहले उन्हीं से बात शुरू करते हैं। मौला कायनात कहते हैं कि इंसान पोशीदा अपनी ज़बान के नीचे। बिल्कुल, आपका दहन खुलता है तो आप आया हो जाते हैं। अब ये तयन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप किन रिश्तों के साथ रहना चाहते हैं, किन ताल्लुकात को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं और किन के लिए जो आपके लिए बेमायनी हो। इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमेशा मेरे अब्बा कहते थे कि बेटा एक छन्नी है, इसमें छान लिया करो, खोटे सिक्के रख के जेबों को भारी मत करो। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त जो है वो आपका दोस्त नहीं होगा। तो प्लीज़ पहले तो ये तयन करें कि वो रिश्ते आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो ताल्लुक आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये पता चलता है कि यार यहाँ खामोश रह के बहुत सी ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हो रही होती हैं जहाँ आप अगर थोड़े वक्त के लिए खामोश हो जाए ना, उस वक्त पलट के जवाब ना दें। और आपको पता है ये साइकेट्री ये भी बताएंगी कि साइकोलॉजिकली ये है कि अगर कोई भी जवाब देना है तो 10 मिनट के बाद दें, वैसे आपका गुस्सा नीचे ठंडा हो जाता है और आपको लॉजिक समझ आ जाती है कि अब मुझे क्या कहना है। और फिर अगेन
जाहिल के मुंह लग के क्या फ़ायदा। भाई अगला अगर आपसे कोई आर्गुमेंट कर रहा है और किसी गलत बात पे बात कर रहा है तो दैट मीन्स उसके पास उतनी अवेयरनेस ही नहीं है, उसकी थॉट्स इतनी बड़ी ही नहीं है, वो इतने लेवल पे सोच ही नहीं सकता। तो ना कि उसके अपने आप को उतना गिराएं, अपने आप को उतना ही बुलंद रखें और खामोश रहें। इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि हम अपने रब के सामने बहुत सारी चीज़ों पे गिड़गिड़ा भी देते हैं, रगड़ भी देते हैं अपने आप को, ताने भी दे देते हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उसके साथ क्यों हो रहा है, अब ये हो रहा है, वो क्या, वो तो कभी नहीं हमसे बोला। वो कितना खामोश रहता है, मुस्कुराता रहता है। तो मैं हर बार आपके शो से ये बात कहती हूँ कि हम वो तो नहीं हो सकते, उसकी कोई एक सिफ्त जो है वो अपना सकता है। उसकी सिफ्त में सबसे बड़ी सिफ्त है एक सत्तारुल अय्यूब है, बहुत कमाल की सिफ्त है जो अगर आप आजमा अपने ऊपर तारी करें, एक खामोश रहना। तो खामोशी बड़ी नेमत है अगर हम इसको समझ जाएं। मुझे तो इस बात का इसलिए भी यकीन है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, मुझे अब जाके मध्या ये भी रियलाइज़ करवाया गया। मेरे एक बहुत ही प्यारे बाबा जान है, उन्होंने मुझे बताया कि पता नहीं किसी बात पे कोई ऐसी बात हुई, कह लेंगे आप जा रही हो ना करबला, मैं कहा जी जा रही हूँ। अब जाके वो सारी दुआओं की माफ़ी मांग कर आना जो मांग ली थी तुमने। हम अनजाने में ऐसी जगहों पे जाके वो गलतियां कर बैठते हैं, अपनी वो दुआएं मांग लेते हैं या अपनी वो शिकायतें लगा देते हैं कि आपने देखा मेरे साथ क्या किया उसने, आपने देखा पर आप देख रहे हैं और मैं सह रही हूँ। ये सब कुछ जो मैंने कह दिया इसकी भी, हाँ, इसकी भी माफ़ी मांगो, क्योंकि वो तो देखने वाला है। तुम्हारी वजह से वो पकड़ में आ रहा है, अगर वो पकड़ में आ रहा है तो समझो कि तुम पकड़ में आ रही हो। ये कितनी बड़ी बात है। समझिए, आप मुझे बताएं, खामोश रहना आपकी ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड को, आपकी ज़िंदगी के पीस ऑफ माइंड को कितना बढ़ाता है? बहुत सारी सिचुएशंस में खामोश रह के। देखें, हम बहुत सारी जगहों पे जब हम मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं और जो हमारी रिसर्च होती है, जो स्पीकर्स हैं एज ए लाइफ कोच, जो हम कहते हैं, तो हम कहते हैं जी साइलेंस इज सैल्वेशन। खामोशी जो है वो आपको बहुत सारे आने वाले तूफानों से बचा लेती है। और कहते हैं ना कि जी जब बारिश का पहला कतरा गिरता है, अगर वो सांप के अंदर जाए तो जहर बन जाता है और अगर वो सीप के अंदर जाए तो वो मोती बन जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि आप किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, 4 सिचुएशंस में हम लोगों को ये बताते हैं कि आपने बिल्कुल खामोशी जो है ना वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाती है। जब आप सामने वाला आपसे बात कर रहा हो ना, इसीलिए कहते हैं कि आपको एक जुबान दी गई है, 2 कान दिए गए। ठीक है, आप सुने। हाँ, ये वैसे एक आर्ट है। और डॉक्टर आयशा अब्बास भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हमको भी कहेंगे कि प्लीज़ हमें हमारी कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज़ आइए। थैंक यू। अच्छा, ये भी एक आर्ट है, ये जो समझाना, हम ये बात तो बता देते हैं कि जी एक चुप 100 सुख। और वो कभी कभी लोग ये भी बताते हैं कि बेटा देखो 2 कान दिए ना अल्लाह मियां ने, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, पर होता नहीं है। वो जो अंदर दरम्यान में भेजा है ना, नहीं, कॉम्प्लिकेटेड भेजा से बात फंस जाती है। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि जो 2 कान दिए हैं ना, उसका एक फिलॉसफी हम ये निकालते हैं कि सुनो ज़्यादा, एक ज़ुबान है बोलो कम। तो उसका ये मतलब नहीं कि आप सुन के निकाल दें, यू कैन ऑल्सो रिटेन एंड यू कैन ऑल्सो, जो अच्छी बातें हैं वो आप बाद में उसको जो है कोट भी कर सकते हैं, कोट अनकोट कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि 4 सिचुएशंस इसमें हम नॉर्मली लोगों को कहते हैं कि आप अगर खामोश हो जाएंगे ना तो यू विल गेन अ लॉट। इमोशनल इंटेलिजेंस हम जिसे कहते हैं ना, आपकी जज्बाती एक जो एक इख्तिरा होती है या दिमाग की एक सिचुएशन होती है, आजकल इसमें बड़ा काम हो रहा है। आजकल एक और नई टर्म आई है, इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं, जो कि हम कहते हैं फीमेल्स के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुने, आप ट्रॉमा में ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे घरों में जो झगड़े होते हैं, ख़वातीन जो बोल नहीं सकती दूसरों के आगे, नई शादीशुदा हमारी जो बच्चियाँ जाती हैं घरों में, तो वो क्या होता है कि वो फिर ट्रॉमा में चली जाती हैं या डिप्रेशन में चली जाती हैं, या फिर वो फ्यूचर में जाके वो लड़ाई झगड़ों की शक्ल में निकलती है। तो हम उनको, ये जो बच्चियां हमारे इदारों में काम करती हैं, बीइंग द कॉर्पोरेट ट्रेनर, हम उनको ये सिखाते हैं कि हाउ यू हैव टू बी अ इमोशनल रेजिलिएंट। सुन के उसको एब्जॉर्ब करके वापस यू हैव टू कम बैक किस तरह करना है, और अच्छी सिचुएशन में नरमी के साथ, गुफ्तार में नरमी रखते हुए अपने बड़ों के साथ आपने किस तरीके से अपने मतमाई नज़र को बयान करना है। बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए गुफ्तार में, और चाहे रिश्ता कोई भी हो, आपका सास बहू का हो या बहन भाई का हो, अफसर का हो, मातहत का हो, गुफ्तार में अगर नरमी आपकी होगी तो आप बड़ी से बड़ी बात भी बहुत आसानी से आप कर जाते हैं। तो अगर आपको 4 सिचुएशंस में बिल्कुल अगर आप खामोश रहेंगे तो यू कैन गेन अ लॉट। जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स होंगे, उसके बड़े एडवांटेजेस हैं। अगर कोई आपसे बात कर रहा हो,
आप उसको तहम्मुल से सुने और वहाँ पे आप खामोश रह के सुने, यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बीच में ना दें, तो वहाँ पे आपको बड़े एडवांटेजेस होंगे। आप इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ यूज करें और पर्सनैलिटी को करें। हमारा तो मसला ये भी ना कि जहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए वहाँ पे हम बोल रहे होते हैं, और जैसे बहुत सारे लोग जब हमसे कभी अपनी प्रॉब्लम बयान करने की कोशिश करते हैं, हमारे दोस्त वो भी बताना शुरू करते हैं, कहते हैं लो तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हुआ था। अब वो जो बंदा बता बैठा हुआ है आपके साथ अपने गम दुख बांटने के लिए, वो कहता है अच्छा भाई तेरे गम इतने, मैं तो कहीं और चला जाता हूँ। आप इस कहावत पे कितना यकीन रखती हैं कि एक चुप 100 सुख? ये कहावत बहुत अच्छी है, एक चुप और 100 सुख। लेकिन जिस जगह पे आपकी इज्जत नफ्स के ऊपर बात आ रही हो, जिस जगह पे आपके राइट्स जो हैं आपको साफ साफ दिख रहा हो कि वहाँ पे आपके राइट्स आपको मिल ही नहीं पा रहे और आपके राइट्स डैमेज हो रहे हैं और इस जगह पे आप हर्ट हो रहे हैं, उस जगह पे तो बोलना ही पड़ता है। मतलब ये कहावत वाकई बहुत सही है। जहाँ पे बुज़ुर्ग कोई बात कर रहे हैं या पे कोई ऐसी बात हो रही है जहाँ पे आप खामोशी रहें, बिला वजह आर्ग्यूमेंट, देखें वो कहते हैं ना कि बिला वजह बहस मुबाहिसा, उससे घर का माहौल भी डिस्टर्ब होता है। बच्चे होते हैं, आपकी फैमिली होती है, घर में सास हैं, सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी, अब आप बीच में जो हैं अपने जवाब पेश कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, मुबाहिसे कर रहे हैं, आप खामोश रहें, बेहतर है। उससे कोई ऐसी अगर बात आपका नहीं किसी है। नार्सिसिस्ट के साथ पाला पड़ गया और आपने उसके साथ बहस शुरू कर दी, तो हारेंगे तो आप ही, हारेंगे आप ही। हाँ। और वो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि देखें कीचड़ में जब आप पत्थर फेंकते हैं ना तो छींटे आपके ऊपर पड़ते हैं। तो एक ऐसी बहस हो रही है कि कोई भी बात हो रही है कि सौदे के बारे में बात हो रही है, बहू सौदा लेके आई, बिलफर्ज भाई मैं तो ऐसा सौदा लाती थी कि मैं ऐसा घर चलाती थी, वो अब आप सौदा ले आई, आपका शौहर है, आपको पूरा खर्चा भी दे रहा है, पूरा घर भी आप खुद चला रहे हैं। अब सास ने एक जुमला बोल दिया, वो बेचारी एक बूढ़ी खातून है, सोफे पे बैठी नहीं है, तो आप खामोश रहें, वो क्या कर सकती हैं? नहीं, लेकिन कमांड है। सास बहू का तो रिश्ता ही ऐसा है। हाँ, उसमें तो आप खामोश बैठ ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन जिस जगह पे निकालने आपके कोई ऐसे राइट्स हैं या आपके पेरेंट्स के ऊपर कोई बात हो रही है, उस जगह पे आपका बोलना बनता है। मौके के मुनासिब, वो कहते हैं कि जहाँ पे इस जुमले के साथ एक्चुअली कनेक्टिविटीज बहुत हैं। कहते हैं कि तेल देखो और तेल की धार देखो, ये जो मुहावरा है ये आपने ऐसा चुन लिया है ना। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की, और आपने कहा है कि जी जहाँ पर आपके फिर वो पेरेंट्स के वाले से बात भी आ जाती है ना कि चले ठीक है, रिश्ते होते हैं मियाँ बीवी में भी बहुत सारे बंदे बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं, लेकिन जहाँ पे माँ बाप तक आपकी बात पहुँचे पे देन देयर इज अ पॉइंट कि आपको वहाँ पे बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, हम आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करेंगे और आप लोग भी हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको लगा कि चुप रह लेते तो ठीक था और कहाँ पर बोलने से आपका नुकसान हुआ। अगर मैं आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आपसे पूछूँ तो आपको चुप रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको लगता है वो क्या हुआ? मुझे सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि फजूल में आप अल्फाज यूज़ मत करें, ऐसे ही बिला वजह लोगों के सामने चपड़ा बोलना फजूल में मुझे पसंद नहीं है। बहुत से लोग, हम जिस फील्ड से हम लोग हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, बोलते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा भी बोलते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए, तो आप उनको कुछ कह नहीं सकते। तो बेहतर यही होता है कि आप उसको देख के खामोश हो जाएं। तो मेरे ख्याल में अगला बंदा भी इतना इंटेलिजेंट होता है, तेज़ होता है कि उसको समझ आ जाती है कि बंदा नहीं बोलना चाह रहा है या उसको जवाब नहीं देना चाह रहा है, तो वो खामोश हो जाता है। और निदा जी, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जो बंदा जिसके साथ गलत हो भी रहा हो ना, वो अगर बोलते उस बेचारे को ना सही बोलना नहीं आता। बहुत से लोगों को ना अपना मुकदमा सही तरीके से सामने रखना भी नहीं आता। वो तो आता है, नाजायज़ चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो तो फिर ओह, गुस्सा आपको आता है उसे? हाँ, आता है उसमें। आप बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भी निदा ने कहा ना कि अपने अल्फाज ज़ाया ही नहीं करने चाहिए। अब मैं अपने इमोशंस नहीं ज़ाया करती। मुझे पता है कि मुझे कहाँ बोलना है, कहानी शुरू में, शादी के बाद बहुत सारे ऐसे मराहिल आते हैं या रिश्तों में ऐसे मराहिल आते हैं कि आप बहुत, क्योंकि मैं अपने घर की बहुत ज़्यादा चहीती भी और अथॉरिटी भी मेरे पास होती थी, तो जब मैंने देखा, मेरे पापा ने बड़ी प्यारी बात की थी कि सादिया को लेके जाना, इमाम को छोड़ के जाना, यानी कि सादिया इमाम ना जाए, माँ वो लड़की ना जाए जिसके साथ एक पूरी शख्सियत चलती है, तो बेटे यहाँ से सिर्फ सादिया को लेके जाना। तो बात समझने वाली बात थी ना, अगर ना मैं समझती तो वहाँ मैंने जाके वो जो टाइम दिया, तो आज 12 साल बाद मैं इस सुकून में बैठी हूँ कि आज जो मैं कहती हूँ वो हो जाता है, या मैं कह के छोड़ दूँ
तो वो हो जाता है। मैं बहुत सारी चीज़ें अदनान से जिक्र भी नहीं करती हूँ, मैंने कभी कहा होगा, वो नहीं हुआ उस वक्त, तो वो मुझे अब फील होने लगा है, ये मैं महसूस करती हूँ कि वो चीज़ें होने लगती हैं। पीछे नहीं किसी भी चीज़ के पड़ना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस मामले में भी खामोशी ख़वातीन को सीखनी चाहिए कि हम किसी भी चीज़ के पीछे ना लट लेके घूमने शुरू हो जाते हैं, ये नहीं, ये नहीं। शादी जी हमें सिखाया भी जाता है ना, जब शादी होने वाली थी मुझे याद है, और वो बात मुझे नहीं कही गई थी लेकिन मैंने अपने पल्लू से बांध ली थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हो रही थी, तो मेरे अब्बू के बेस्ट फ्रेंड आए और उन्होंने कहा, भाई गुड़िया तेरी शादी हो रही, मैं तेन दस रहा पुत्र शादी दे 5 साल तेरे ते ट्रक भी गुजर जाना, तू खामोश रहना है, ना मिली पुत्र तू नहीं बोलना। अब वो अच्छे इन्फ्लुएंशियल थे, उनकी अपनी भी बेटियां तो, और उन्होंने एग्जैक्टली ये चीज़ उनका था, बेटा नहीं बस 5 साल तो आपने खामोश रहना। तो मैं ना उसको देखी कि अच्छा यार इतना इम्पोर्टेंट है ये खामोश रहना कि वाकई आप। अच्छा, इसको ना टेक्निकली नहीं लोग समझते, लोग और लड़कियां ना आजकल के यंग बच्चे होते हैं, हम क्यों खामोश हो, हम भी उतने पढ़े हैं, हमने उनसे ज्यादा डिग्री हासिल की है। बात ये नहीं होती कि मैंने डिग्री हासिल कर ली या मैंने पढ़ लिया बहुत ज़्यादा। बात ये है कि आप एक अलग घर से आ रहे हैं, वो बिल्कुल एक अलग घर से आ रहे हैं, दोनों के बिल्कुल अलग मिजाज हैं। अगर लव मैरिज नहीं हो, जनरेशन फर्क है, अब आप दोनों को समझने में टाइम लगता है, एक दूसरे के मिजाज को, घर वालों को भी समझने में। अगर वो टाइम आपको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, तो मेरा ख्याल है अगर वो टाइम आप दे दें, हंसते खेलते मुस्कुराते और कुछ चीज़ों को इग्नोर करके, कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके और कुछ चीज़ों पे खामोशी करके, तो मेरा ख्याल है कि आपकी ज़िंदगी आगे जाके बहुत सहल हो जाती है। बिल्कुल जी। मिसेस हसन की कॉल है हमारे साथ, मैं ज़रा उनसे बात भी कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छा टॉपिक आप डिस्कस कर रही हैं, जो कि न्यू जनरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रह गई, वो एक दूसरे को भी बर्दाश्त नहीं करते, इवन से पेरेंट्स को भी वो बिल्कुल आगे से फौरन आंसर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा बेहतर समझते हैं आपसे, क्योंकि शायद ये मीडिया की वजह से या फिर हमारी सोसाइटी में ऐसा चल रहा है, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज क्या है। और बहुत अच्छा टॉपिक आपने जो है ना डिस्कस किया है, और स्पेशली आपकी गेस्ट है सादिया इमाम, बहुत ही लाइफ जो है बहुत अच्छा एक लेसन देती है, जहाँ पे जो है ना कोई ना कोई अच्छा मैसेज आपको कन्वे करती है। चलिए ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मिसेस असद आपको। और आपने सही बात की, हम इस इशू को भी टेकअप करेंगे कि आजकल के जो बच्चे भी हैं वो भी माँ बाप को पलट के देखिए। हम ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन एक पहलू ये भी डिस्कस करना हमें चाहिए, हम सिर्फ लड़की को ही चुप रहने का क्यों कहते हैं, हम इस हवाले से बात भी करेंगे, जरा कुछ साइंस समझने की कोशिश भी करेंगे, नफ्सियात समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक चुप 100 सुख, ये हमें हमारे बचपन में बताया जाता था, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो माँ बाप के सामने भी चुप रहना नहीं जानते। जैसे मिसेस असद की हमें कॉल आई थी, वो ये बताई थी कि भाई ये आजकल के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया पे आप उन राइट्स का भी बता रहे हैं जिनका हमें भी नहीं पता था, और पता नहीं जो राइट शायद वो एग्जिस्ट भी करते हैं नहीं करते। लोग कहते हैं जी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना सीखें और अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ाइट करें, चाहे माँ बाप के सामने आके खड़े हो जाएँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आप कहते हैं यार ये मतलब ना ये नहीं, हमारे दीन में तो ये चीज़ें हमें सिखाई ही नहीं जाती, जो आजकल सोशल मीडिया जो चीज़ें हमें सिखा रहा है। और इसलिए जो बच्चे हैं वो ज़बान दराज भी हो गए हैं, बच्चों ने आजकल चुप रहने ने सीखा। फिर यही बच्चे जब आगे ज़िंदगी में जाते हैं, फिर उनका ऑफिस, उनकी पर्सनल लाइफ हो, फिर वो कहते हैं चुप हम नहीं रह सकते। जहाँ पर वो चुप नहीं रहते तो फिर जहाँ पर फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से भी देखा मामला बड़े ख़राब होते हैं। और आजकल की शादियाँ हम ये देख रहे हैं कि लोग पलट के तो फ़ौरन जवाब देते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं आपको बता रही थी कि लड़कियों को बताया जाता था कि आप बेटा कुछ साल चुप रहना, शादी की 2 साल 3 साल 5 साल चुप रहना, और फिर हम मजाक से कहते थे हाँ फिर तो आदत हो जाएगी। तो लेकिन नहीं, बड़े बुजुर्ग जो बात कहते थे उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, कुछ ना कुछ मसलियत उसकी होती है। पर निदा जी, औरत को क्यों कहा जाता है? हाँ, मर्द को क्यों नहीं कहते? और आजकल के मर्द तो ज़्यादा बोलते हैं। हम लोगों ने अपने अब्बा, किसी को और को तो नहीं देखा था इतना बोलते हुए। आजकल तो बाकायदा मुकाबला कर रहे होते हैं, औरतों से ज़्यादा औरतें फिर खामोश होकर उनकी शक्लें देख रही होती हैं और वो बोले जा रहे हैं। तो मुझे बताया हमारी सोसाइटी में क्यों है फिर? मतलब ठीक है, हम अगर देखें तो हमारे जो मर्द है उसका मकाम थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसको हम ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सिखाते हैं? बच्चों को, बेटों को क्यों नहीं सिखाते ऐसी चीज़ें कि बेटा तुम भी ज़रा कुछ जगह पे चुप रह लेना, तो कोई परेशानी नहीं होगी।
अच्छा, वैसे सच्ची बात बताऊं, मेरे बच्चे ज़्यादा नहीं बोलते। अगर ये तीनों घर में होते भी हैं ना तो अपने अपने रूम में होते हैं और बिल्कुल सन्नाटा होता है। लेकिन वैसे तबीयतन खामोश होना और बहुत सारी सिचुएशन में खामोश होने में फ़र्क भी तो है ना। हाँ हाँ, तो आपने वैसे अपने बेटे को क्या इस मामले में सिखाया, मुझे ये बताएं। मेरा जो थोड़ा सा छोटा वाला है ना, वो ज़रा थोड़ा सा आगे से आर्गुमेंट करता है, बड़ा वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको हम कुछ भी कह देना जी, छोटा वाला करता है, वो कहता है कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो आप डील कैसे करती हैं वैसे फिर उसको? छोटे वाले को मैं तो खामोश हो जाती हूँ। अगर वो मेरी बात नहीं सुनता है, जैसे अभी मुझे कुछ 2-3 काम ऐसे घर के थे या कुछ और, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है, बाप को भी टाइम नहीं मिल रहा है। अगर वो घर पर है तो उसने नहीं किया, 2 दिन कहूँगी, 3 दिन कहूँगी, फिर एक दिन मैं ऊंचा बोलूँगी, उसके बाद मैं सन्नाटे में आ जाऊँगी, खामोश हो जाऊँगी। दूसरे दिन में सारे काम हो रहे होते हैं। फिर मुझे स्पेशली मैसेज भी आता है, वो आपका काम हो गया है, ये भी हो गया है। अरे भाई पहले ही कर लेते हैं ना। तो उनको होता है कि अम्मा अब खामोश हो गई हैं तो इट्स मीन कि अम्मा का मूड ऑफ है। महक हमारे साथ कॉल मौजूद है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम। जी महक, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक में? आपकी ज़िंदगी में आपको कितना फ़ायदा हुआ चुप रहने से कुछ सिचुएशंस में? बस मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉल की है किसी शो पे। मैं बैठी हुई थी तो आपका शो देख रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हैं। तो मैंने जितने भी बैठी हुई हैं, मैंने इन सबसे पूछना था कि अगर इंसान खामोश भी रह ले तो मतलब कोई फायदा नहीं होता। मेरे हस्बैंड है, मैंने अपने हस्बैंड से रिलेटेड कुछ मशवरा लेना था। मैं ना समझने की डिप्रेशन की शिकार हो गई। ठीक है, मैं खामोश रह के कभी बोलती भी हूँ कई जगहों पे, लेकिन वो अगर किसी जगह पे बोलूँ ना, अपने हक की बात करूँ, तो वो ऐसे फील होता है कि जैसे ये बदतमीज है, यहाँ जैसे जबान चलाती है। जब मैं अपने ससुराल के अंदर भी थी, मैंने बड़ा खामोशी रह के 7 साल गुजारे हैं, हर चीज़ को मैनेज किया मैंने। तो अगर अपने हक की बात करते थे तो ससुराल वाले कहते थे जी ये बदतमीज है, ये जुबान चलाती है, ये आगे से बोलती है। तो उधर हस्बैंड ने तो ससुराल में मेरा कोई स्टैंड नहीं लिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलग भी हो गई हूँ, लेकिन ये है कि मुझे हस्बैंड को लेके ना मैं डिप्रेशन में चली गई हुई हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ कि आप इस तरह से घर का माहौल रखें, बच्चों के साथ ज्यादा हाइपर होकर बात ना करें। मैं ये डॉक्टर इन सब का मैं देखती हूँ टिकटॉक पे, मतलब सबको मैं फॉलो करती हूँ, हर एक की मैं बात सुनती हूँ। तो मैं इन चीजों को लेके ना अपने घर से रिलेटेड हर चीज को फॉलो करती हूँ कि मेरा घर इस तरह से मैनेज हो, इस तरह से मैनेज हो, मेरे बच्चों की तरबियत इस तरह से होगी। मेरा माशाल्लाह बेटा 7 साल का और बेटी है 4 साल की। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ भी जब काम से आते हैं तो ऐसे हाइपर होकर बोलते हैं मेरे साथ, ये करके बात होगी तो कहेंगे मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, हमारी लव मैरिज है। अच्छा। लेकिन यह है कि मुझे ना मेरे रिश्ते की समझ नहीं आ रही कि उसको मैंने किस तरह से लेके चलना है। तो मैंने जो ना इन सब लेडीज से जो काबिल एहतराम है, बिल्कुल मैं सबसे एडवाइस लेती हूँ, गाइड करें। हाँ, कि मैं अपने रिश्ते को मैं बचाना चाहती हूँ, मैं अलग नहीं होना चाहती। मुझे अपने हस्बैंड से इतना प्यार है कि ये समझ में बचपन का प्यार है। चलें ठीक है सबा जी। अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि मर्द की ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे घर से ही शुरू होती है। 2-3 मकतबा फ़िक्र होते हैं जहाँ पे हमें अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे होते हैं। एक उनका स्कूल होता है, दरसगाह है उनकी, एक हमारा घर है जो कि उनके लिए सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर है। अगर वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि उनके अंदाज और गुफ्तार में किस किस्म के जो है वो मामलात हैं, बच्चा वहाँ से भी बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस लेता है और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। अगर आपकी गुफ्तार में नरमी होगी, अगर 2 पेरेंट्स हैं मियाँ बीवी आपस में, उनके ताल्लुकात बच्चों के सामने आप नरमी और प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो वो कल्चर इनकलकेट होता है बच्चों के अंदर। दिमागी बात काटूं, ये जो इन्होंने कहा ना कि हमारी लव मैरिज है, लव मैरिज में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना वो ये है कि औरत को भी ताने पड़ते हैं, आदमी को भी ताने पड़ते हैं। अगर वो अपनी बीवी की साइड भी ले रहा होगा ना अपने माँ बाप के सामने, तो उसको फौरन ताना मिलेगा, हाँ हुंटे तू लव मैरिज की थी आप ही भुगत, क्योंकि मैं ये सब भुगत चुकी हूँ, मेरे साथ हुआ था ये।
कि मेरे इन लॉज वालों ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। और आपके मैके वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे बहुत सारी जगहों पे, फिर बच्चे अपने अंदर ही रखे होते हैं। मैके वाले तो चलो माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे वाले जैसे निदा ने किया, अंडरस्टैंड करें अपने हस्बैंड की सिचुएशन को भी, जो आप बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से करती भी आ रही हैं। और देखिए ऐसा होता नहीं है कि मियाँ बीवी के दरमियान वो चंद लम्हात ऐसे जरूर होते हैं जिनमें आप बड़े प्यार से अपनी बात एक दूसरे की बात को आप ये नहीं कि वो हर वक्त आपसे लड़ते होंगे, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि वो सो रहे हैं या आप लोग एक खास मुद्दत होती है जब बच्चे सो गए और आप एक नर्म लहजे में जरूरी नहीं हर बात को हम ना मैंने ये जो हम मैं निकाल लेते हैं ना, मेरे साथ ये हुआ था, आप उस वक्त नहीं बोले, नहीं ये ताना बना के देने से बेहतर नहीं था कि आप उसको समझा दें, जुमलों को अपने बदल लेना चाहिए, लफ्जों को अपने बदल दें कि अगर ऐसा हो जाता तो कैसा लगता। अच्छा मुझ में मैं ऐसा क्या चेंज करूं जो आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ जाए। मैं क्योंकि इस रिश्ते से भी प्यार करती हूँ, आपसे भी प्यार करती हूँ, बच्चों से भी प्यार करती हूँ, आप मुझे मशवरा दें आज कि मैं अपने अंदर ऐसा क्या चेंज लाऊं। एक दफा उन्हें भी तो सोचने का मौका दें, थॉट डालें उनके दिमाग में। मुझे लगता है कि शादी के बाद ना, और जो वो कहती है जो लव मैरिज होती है ना, हर आदमी शादी के बाद अपनी माँ को ढूंढता है बीवी के अंदर। जी बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि बीवी को भी माँ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, शौहर को भी, जैसे हम अपने बच्चों को कर रहे होते हैं। अगर वो उस वक्त हाइपर है या वो बोल रहा है तो ना बाद में उसको प्यार से समझाते कि ये उस वक्त तुमने सबके सामने गलत बात की थी, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो भी रियलाइज करता है कि हाँ मैंने वाकई। और इन जुमलों को बदलने का मकसद ये था जिससे कि आप कह सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि आपको ऐसे ही बोलना चाहिए था? अगर आपको ऐसे ही बोलना चाहिए था तो आपका बेटा बड़ा हो रहा है, बिल्कुल आप चाहते हैं वो ये सीखे, आपकी बेटी बड़ी हो रही है, बहुत सारी जगहों पे ना जो बंदे हैं ना वो हो जाते हैं डिफेंसिव हो जाते हैं फौरन। कभी आपने सुना है कि किसी बंदे को या किसी बेटे को बोला कि जबान चलाती हो आगे से, जबान किसी बंदे को आपने सुना कि कोई औरत मियाँ को बोले, हमेशा औरत को बोला जाएगा कि जबान चलाती हो, क्योंकि उसके अंदर वो सुनने का इतना मादा नहीं होता, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि अगर वो आप पे कुछ निकाल रहा है तो आप उसको आगे से पलट के जवाब दे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि फिर देन आप चेंज कर लें, क्योंकि आपने उसको समझाना तो है ही। हमारे से कॉलर मौजूद है मेहमूना जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेहमूना जी। जी खैरियत से, तो अल्लाह की शुक्र जी। क्या आपका शो बहुत अच्छा है, मैं डेली आपका शो देखती हूँ, आपको बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया मेहमूना जी। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? आपको फायदा हुआ जिंदगी में कुछ खास सिचुएशन में चुप रहने से? जी क्योंकि असल में मेरी शादी ना बहुत कम एज में हो गई थी, मैं ना कम 8 क्लास में पढ़ती थी, तो फिर मेरे हस्बैंड मुझसे ना 3 साल बड़े थे, कजन भी थे। तो फिर पहले मैं हमारे पहले इमाम हसन अली खान का भी फरमान है कि ना खामोश रहना इबादत है और झगड़ा नहीं होता, और फिर मैं बस खामोश ही रही हूँ। आपकी शादी को कितने साल हो गए मेहमूना जी? हम आपको सुन रहे हैं। आपने बताया मेरी शादी को 25 साल। 25 साल हो गए। और आपके हस्बैंड आपसे कितने बड़े हैं? वो मुझसे 30 साल। 20। अच्छा ठीक है। और जैसे आपने कहा कि आपको तो बताया जाता है कि खामोश रहना इबादत है, तो ये कौन आपके घरवाले ने आपको ये बता के भेजा था जब आपकी शादी हुई थी? किसने? आपके घरवाले आपको ये कहते थे कि बेटा खामोश रहना इबादत है, जैसे आपने वर्ड इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको परेशानी कहाँ पर ज्यादा हुई? मतलब हमने पूरी जिंदगी कदर नहीं किया है। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम आगे से जवाब देंगे तो बात बढ़ जाती है, इस वजह से हम होते रहेंगे, और इस वजह से मुझे शुगर भी होगी, ब्लड प्रेशर भी होगा, मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं था। हाय, वो कहते हैं ना, जॉन एलिया के शेर है कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। ये हमारी बहुत सारी ख़वातीन की आप ज़िंदगियों में जाके देखें कि वो बड़ा खैर सफ़र करती हैं। वैसे बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक बड़ी ज़रूरी है, छोटी सी ब्रेक के बाद आप हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने आपको जॉन एलिया का शेर सुनाया ना कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। हम अपनी बच्चियों को खामोश रहने का तो बहुत सिखाते हैं, लेकिन फिर होता ये है कि जब आप इतने खामोश रहते हैं और आप इतनी बातें पीते हैं तो यही बातें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके बीमारियों की सूरत इख्तियार कर देती है। जैसे अभी खातून की भी कॉल आई थी, 25 साल उनकी शादी को हो गए थे और वो कहती है मैं डायबिटीज़ की पेशेंट भी हूँ। और ऐसी हमारी बहुत सारी ख़वातीन को देखते हैं कि बाज़ उनको बहुत जल्दी, सिर्फ ये नहीं कि डायबिटीज़, वो कहते हैं गोडो गिट्टों में भी जाके जो है ना ये लोगों की बातें बैठ जाती हैं, ये जो वो सुनती हैं। ये डॉक्टर साहब मुझे बताएं इसमें कितनी हकीकत है? इसमें बहुत ज़्यादा हकीकत है कि वो बार बार की जो टोंट होती है, ठीक है, और कोई चीज़ आपको बार बार पिंच की जाए, लेकिन इसमें ये देखना पड़ता है कि बोलने वाला कौन है, उसके साथ आपका रिश्ता क्या है। अगर आप एक महफिल में बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इन जनरल मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, ठीक है, आपने कोई पार्टी अटेंड की है, कोई किसी आप डिनर पे हैं, किसी आप बर्थडे पे हैं और मुख्तलिफ वो लोग बैठे हुए हैं जिनसे आपका कोई वो नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इन जनरल बातें हो रही हैं जहाँ पे आप सिर्फ गए हैं, चाय पानी आपने ली और आ गए, और मुख्तलिफ बात हुई जिनमें से कोई बात आपको पिंच की, तो आप घर जाएं, आपने डीप ब्रीदिंग ली, इनहेल और एक्सहेल किया और बात खत्म हो गई, क्योंकि वो तो आप एक वक्त के लिए आपने कितने जितना आपने आसानी से बताया ऐसे खत्म नहीं हो रात तो काम में भी चीजें आती रहती हैं। आती हैं, डेफिनेटली आती हैं, लेकिन बात ये है कि उन बातों से आप अपने आप को जो है वो डैमेज करेंगे ना अपने आप को बिला वजह, क्योंकि उन बातों से आपका कोई सर पैर नहीं है, कोई उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन बात ये होती है कि अगर बार बार वो बातें आपका कोई रिश्तेदार आपका जिसके साथ बार बार पिंच करे, आप एक दफा सुनते हैं, 2 दफा सुनते हैं, लेकिन वो चीज अगर मुसलसल, तो फिर आपको अपना डिफेंस करना। समझिए हाउ टू वेंट इट आउट। मतलब हमने ठीक है हमने देखिए पहले तो ना खवातीन आपस में बैठ जाती थी, दुख दर्द बयान कर लेती थी, वही बड़ी अच्छी बात है। पहले मोहल्लों में होता था कि जी खवातीन सारी एक टाइम पे आके बाहर बैठ गई, बातें कर ली। अभी जो हम इतना सुन रहे हैं और हमें जहाँ खामोश रहने का कहा जाता है हम खामोश तो हो जाते हैं, लेकिन अंदर तो शोर है ना दिमाग के अंदर, उसको हम कैसे मस्बत तरीके से निकालें? देखिए आजकल मेंटल वेलबींग पे बहुत काम हो रहा है ना। हम बार बार सुन रहे हैं कि भाई मेंटल वेलबींग है, मेडिटेशन है और इस तरह की चीज़ें, हमें माइंडफुलनेस है, इस पे हमें काम करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि देखिए आई एम सॉरी टू से बट हमारा जो सोसाइटी है ना आजकल वो इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हो चुका है। मतलब हम इतना ज़्यादा दूसरों के बारे में आपने इस्तेमाल की इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड। जी, तो उसी के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलियंस की ट्रेनिंग्स पे हम बहुत बात करते हैं। कॉन्स्टिपेटेड को डिफाइन करें प्लीज। जी, उसमें वही वाली बात है कि हर कोई हर दूसरे के बारे में बात करने के लिए वो ज़्यादा एंटिसिपेटेड रहता है, अपने आप को नहीं देखते लोग। लेकिन अगर हम किसी महफिल में जा रहे हैं तो उसका लिबास देखो, अपने उनका ये देखो, और अगर किसी कोई सेलिब्रिटीज़ हैं उन पे किसी तरह के भी रिमार्क्स पास कर देना, स्पेशली फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए हम बहुत आसान समझते हैं। फिर यूं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिए कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं एग्जैक्टली। और जब से फीमेल्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे, अभी देखें ना इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारे टिकटॉक एंड ऑल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उनके बारे में लोग कितनी आसानी से मार्क्स पास कर देते हैं। इवन के लोग कत्ल तक होने लगे हैं अब तो, आपको पता है मर्डर्स हो जाते हैं, कितना आसान समझते हैं लोग किसी को मार। लोगों को नो समझ ही नहीं आती ना बंदों को। एग्जैक्टली। और जो हमेशा औरतों के साथ ही क्यों होता है वो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ हमने तो नहीं देखा कि किसी लड़के ने रिश्ते से इनकार किया तो लड़की ने जाके उस पर तेजाब फेंक दिया, उसको मार दिया। ये लड़कियों के साथ ही होता है वाकई। इसका मतलब है इमोशनली कॉन्स्टिपेशन हमारे माशरे में जो है वो बढ़ती जा रही है। लोगों के दिमाग बंद हो गए हैं और वो सोचना नहीं चाहते, और उनसे बहुत फिल्टर होकर चीजें बाहर निकलती हैं। जो उनका अपना माइंडसेट है ना, पर्सपेक्टिव नैरो है, और जो चीज वहां से निकलती है ना फिल्टर होकर, वो समझते हैं सिर्फ वही ठीक है। इसीलिए मैं इस चीज पे बहुत जोर देती हूँ कि ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके घर से शुरू हो, चाहे वो आपके स्कूल से शुरू हो या आपके ऑफिसेज में हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ना एक तो पेरेंट्स को लेनी चाहिए, क्योंकि जो गुजर चुके हैं उस एरा से वो तो जाहिर है गुजर गए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या, इसको एक मिसाल से भी बात करते हैं। जैसे कि फीमेल जो डिप्रेशन में चली जाती हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो वो डिप्रेशन में क्यों जाती हैं? क्योंकि थोड़ा सा वो बेचारी इमोशनली वीक होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो कभी बाहर नहीं निकली होती हैं, ज़्यादा जिन्होंने घर के बाहर काम नहीं किया हुआ होता, और वो हाउस कोर्स में होती हैं, जिनको हम हाउस मेकर्स भी कहते हैं, वो थोड़ा सा जरा ज़्यादा एंटिसिपेटेड होती हैं। वो जल्दी बर्न आउट, उनका ना एंजाइटी और स्ट्रेस ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ये साइकिल, बिकॉज उनका महवर वही होता है ना। हाँ, उनका महवर सिर्फ वही होता है, जो उनका घर होता है, उनका शौहर है, उनके बच्चे हैं, वो उसी के गिर्द घूमता है। उनके पास कोई और वेंट आउट करने के लिए कोई स्पेस नहीं होती। बहुत सी जगह पे हम बात करें कि चले एक अच्छा आपका टाइम होता है हस्बैंड के साथ, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं प्यार से, लेकिन कुछ जगह पे तो ऐसा ना कि वो बर्दाश्त नहीं करते, वो तो उनका तो हाथ खुले हुए होते हैं। और कुछ इश्यूज पे तो वो बात भी नहीं करना चाहते ना, उनके घर वालों के बारे में, उनकी मदर के बारे में या
अपने जो भी उनके रिलेटिव्स उनके बारे में वो कहते हैं इनके बारे में बात नहीं करें। हाँ जी बिल्कुल, तो यू विल हैव टू कोप विद दैट। तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, बहुत सारे जो मेरे अभी क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं, जैसे इन्होंने सवाल किया कि हम कैसे करें, तो हम इनको ये ट्रेन करते हैं कि आप अपने लिए कोई एक्टिविटी ढूंढे ना, कोई एक हेल्दी एक्टिविटी ढूंढे। अगर आपको पेंटिंग में दिलचस्पी है, कोई ऐसी एक्टिविटीज यकीनन इनकी जिंदगी में होंगी जो शादी से पहले इन्होंने लेट गो कर दी होंगी, या इनको मौका नहीं मिला कि उन एक्टिविटीज को ये कंटिन्यू करें। कोई हेल्दी एक्टिविटीज आप अपने लिए ढूंढें, चाहे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ही हो, एग्जैक्टली, कोई एस्केप ढूंढें, कोई ऐसा विंडो ढूंढें जहां बैठ के ये अपनी उसको, अगर किसी से बात नहीं कर सकती, आपको पता है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, रिटेल थेरेपी भी एक तरह से ये है कि जो लोग आर्ट थेरेपी, आजकल लोग आर्ट थेरेपी हम करवाते हैं, आर्ट थेरेपी के आर्ट के थ्रू आपका स्ट्रेस किस तरह वेंट आउट होता है। और आप यकीन करेंगे ऐसी फीमेल्स जो मतलब लाइक मैट्रिक पास होती हैं या इंटर पास होती हैं, जो रिमोट एरियाज में रहती हैं, उनको कभी टाइम नहीं मिला, जब वो आर्ट करती है ना तो वो इतना अमेजिंग होता है कि हमें लगता है कि किसी बहुत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एंड ऑल दैट। सबा मेरे ज़हन में भी आ रहा है कि वो जो खवातीन घरों में बैठ के जो काम करती हैं, दस्तकारी के काम भी करती हैं, वो भी कितने थेरेपेटिक होते होंगे, और बाकी वो इसके थ्रू भी आप लोग अपना वेंट आउट, लेकिन आप फिजिकल एक्सर्शन के थ्रू निकाल रहे हैं। ये साहब हमारे साथ कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी है मरियम? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम ख़वातीन को सलाम हो। देखिए, मौजू को मैं महदूद देख रहा औरत और मर्द पे, मैंने जो जिंदगी में बढ़िया बात सीखी है ना, बात ये है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। लेकिन ये आता है मैच्योरिटी लेवल होने के बाद। जब आप जवान होते हैं ना, तो मैं अपनी एक बात करूँ कि जब मेरी शुरू में शादी हुई तो घर में कुछ मसाइल होते थे, तो मैं मतलब बहुत ज्यादा रैश कभी हो जाता था, तो मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि भाई देखें, अगर आप बेमौके पे गुस्सा होकर और गलत बात करेंगे तो आपकी अच्छी बातें भी बुरी बन जाती हैं। तो ये आपको सेंस होना चाहिए किस वक्त बोलना चाहिए, किस वक्त नहीं बोलना चाहिए। फिर डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, बात ये है ना कि आप अपने आप को किस जगह इंगेज करते हैं, ताकि वो जो भी आपके पास ड्रामा हुआ हो या किसी ने कोई आपकी बात कह दी हो, तो आप उसको डिफ्यूज कैसे करते हैं। कहीं ना कहीं आप हॉबी कोई कर लें, कोई पेट्स पाल लें, कुछ भी कर लें, प्लांट्स पे दिल लगा लें। लेकिन मेरा सवाल आपके पैनल से यही है, कितने सारे यहाँ सब तजुर्बाकार बैठे थे। देखिए, बात ये कि ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में तो लोग आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने अपनी तस्वीर इवन कोई आम आदमी डाल दी, बढ़िया आपने डाल दी, लोग बकवास करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो मेरा सवाल ये कि सबको कैटर करना जरूरी है, सबको जवाब देना चाहिए। इसको क्यों हम जवाब देते हैं? भाई आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। आप जितना बोलेंगे वो उतना आपसे काउंटर करेंगे, आपकी बात प्रोपेगेट ज्यादा होगी। तो इसमें हमें क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, मेरा सवाल है। थैंक यू। ये बात तो सही है, क्योंकि अगला जो बंदा है जो नीचे कमेंट कर रहा है, वो जानबूझ के, आपको पता है यूजुअली वो इसलिए आपको जलील और घटिया किस्म का कमेंट करेगा ताकि आप ना वो गुस्से में और आप उसको जवाब दे दें, क्योंकि वो आपसे जवाब लेना चाह रहा है ना। वो कह रहा है यार नजरों में आ जाओ इसके। नहीं, अभी देखिए एक छोटी सी मिसाल, एक पत्नी को मैंने 3-4 साल पहले ना, मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप ना, मैंने एक्टिंग बहुत, अभी निदा के जब आपकी एक वीडियो वायरल हुई ना, निदा के हम भाई की शादी में 3 साल पुरानी बात होगी है, तो वहाँ सब कह रहे भाई तुम्हारी मेरा पहली दफ़ा इतने आर्टिस्टों से मिली है, क्या तुम्हारी माँ एक्टिंग करती थी, ये तो ठप करके आंसू गिरा। अब ये बात इसके जहन में बैठ गई। हम पहुँचे जर्मनी, कहती मम्मा आप एक्टिंग भूल तो नहीं गई। मैं कहा बेटा एक्टिंग कौन कैसे? मम्मा आप मुझे एक टिकटॉक में ना म्यूज़िक पे अपने एक्सप्रेशन और मुझे आपका रियल आंसू चाहिए। अब वो बनाव हो रही है और मैंने कहा अच्छा, अब मुझे मेरी बेटी ने चैलेंज किया तो मैंने कर दी। 4 साल बाद वो वीडियो वायरल हुई, हर बंदा कह रहा है सादी माँ बहुत दुखी, पता नहीं कौन सा दुख। अल्लाह, मेरा मियाँ माँ से कह रहा है बहन मुझे बता कौन सा तुझे दुख दे दिया। प्लीज जानू, डोंट कॉल मी बहन। अब क्या दुख दिया तुझे, क्या हुआ मेरे ससुराल वाले पर? मैं कहा ये एक वीडियो है, खुदा के वास्ते मेरा टिकटॉक अकाउंट जो हैक हुआ उसके बाद से किसी ने उसमें से निकाल के ये वीडियो अपने पास है। मेरे पास अभी भी, आप यकीन मानिए, किसी ने अपने नाम मेरे ही नाम से एक टिकटॉक अकाउंट बनाया है। अच्छा, लेकिन ये जो चीज मैं इंस्टाग्राम पे डाली हुई थी, हाँ, तो हम मैं वही तो कह रही हूँ, जो चीज मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालती हूँ वो मेरा अकाउंट नहीं है, वो अपने इंस्टाग्राम मेरे नाम से बनाए हुए इंस्टाग्राम पे डाल देता है। यहाँ मीरब का कोई चीज डलती है, यहाँ मैं इवन दो अपने टिकटॉक पे जो चीज डाल रही हूँ वो उस पे डल रही है। हम दोनों ये हमारे बनी भाई मुझे रोज दिखाते हैं, ये देखिए ये आपका एक मेरा कोई व्हाट्सएप का ग्रुप भी, व्हाट्सएप का चैनल बन गया जिसमें मेरी तस्वीर आती है, मुझे पता भी नहीं भेजा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है हर चीज का जवाब, जैसे मेरा बेटा, खुदा सब मुझे मुबारकबादियां देते रहे कि बेटा का बेटा, वो ईद ज़हरा की तस्वीर थी, हम सबने मेहंदी लगाई हुई थी। तो ये इस तरह के, ये मेरा ख्याल है कि इतने फजूल चैनल हैं, इनको देख देख के जितना इनके क्लिकबेट को आप दबाते हैं, आप उनको और उतना वो दे रहे होते हैं। तो ये एक चीज मैं यहाँ कहना चाहती हूँ ना कि यहाँ सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी कभी अपनी अना के लिए, ये रिश्ते जो होते हैं ना दरख्त की तरह होते हैं,
अपनी अना के पीछे हम एक एक करके दरख्त काटते चले जाते हैं, आप उस घने साए से महरूम हो जाते हैं। तो खुदारा प्लीज समझें कि आपके वो रिश्ते कभी माँ बाप नहीं कभी डांट देते, आपको डांटते हैं या ना, मार भी देते हैं, लेकिन क्यों हम उनको लिबर्टी देते हैं कि यार ये तो हमारे माँ बाप है। रिश्तों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी समझें, वो रिश्ते जिनको आप रखना चाहते हैं तो आप उन घने साए तले रहना शुरू करेंगे। आपकी खामोशी अगले को रियलाइज भी करा देती है कि यार मैं इतना कुछ बोल गया था, ये खामोश। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं हुआ, बस वो अपने बड़कपन में या अपनी शर्मिंदगी में बोल नहीं पाता। बात ये है कि सादिया, ये माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है ना, आपका तजर्बा बोल रहा है। हमारे माशरे में मसला ये है कि हम बच्चियों को अगर वो तालीम, वो कॉन्फिडेंस दें तो तब की बात है। हमारी सोसाइटी बच्चियों को बहुत ज़्यादा, अभी भी ये तो बहुत ही थोड़ी सी परसेंटेज है ना जो यहाँ पे बैठी हुई है, इंटेलेक्चुअली बात कर रही है, लोगों को समझा रही है। अगर हम अपनी बच्चियों को सबसे पहले तालीम दें, उनकी ग्रूमिंग करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, तो वो ना सिर्फ ये कि अपने आप को इंडल्ज करेंगी, इन्वॉल्व करेंगी एक्टिविटीज़ में। कोई भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो वो जैसे उन्होंने कहा कि वो अपने आप को बिजी कर सकते हैं, वो अपनी जो तकलीफ है वो उसको बोल सकते हैं, उसको जनरलाइज। लेकिन अगर हम उनको माशरे की हवाई नहीं लगने देते, अगर हम उनको बाहर ही नहीं निकालते, अगर हम उनको कोई डिग्री होल्डर नहीं बनाते, एटलीस्ट बैचलर्स भी नहीं कराते, तो सादिया जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं वो कैसे बात कर सकते हैं? मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ। लेकिन वो काम का एक्सपोजर, मेरा एक्सपोजर बहुत बाद में हुआ, मेरी पर्सनालिटी बहुत पहले डेवलप हुई क्योंकि मेरे माँ बाप ज़हीन थे। बात सिर्फ ये होती है कि डिग्रियां, बड़े बड़े लोगों के पास मैंने डिग्रियां देखी, वो बहुत बड़े जाहिल निकले, और बड़े बड़े जाहिलों के पास से मैंने ऐसी तुली हुई बातें लेके मैं उठी हूँ कि मैं सोचती थी या अल्लाह क्या बता दिया इन्होंने मुझे। तो ये डिग्री कोई मुझे नहीं लगता कि आपको जो माशरा तालीम देता है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप माशरे से सीखना क्या चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप माशरे से टिकटॉकर बनना चाह रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। आप माशरे से इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। उस्ताद कम थे, अब तो ये सोशल मीडिया की वजह से ऐसे हर बंदा आपका, मतलब मैं बचपन में अक्सर अपने कहती हूँ कि भाई जो हमारे बचपन में जो रोल मॉडल थे, हम लोग कितने रिच थे कि हमारे रोल मॉडल्स बहुत अच्छे थे। अब ये जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल्स क्या है नहीं समझ में आ रहा। और बाकी अब जो वो बंदा जो कि प्रैंक्स कर रहा है, लोगों से बदतमीजी कर रहा है, लोगों को पागल बना रहा है, गेम खेलते हुए गालियां दे रहा है, अब वो लोगों को लग रहा होता है ये बड़ा जबरदस्त है। हम बचपन में एक सिगरेट का ऐड भी देखते थे ना, तो हमें होता था कि ये हीरोज ऐसे होते, लेकिन नीचे फौरन लिखा होता है नहीं जी कि तंबाकू नोशी नहीं करनी चाहिए, और फिर घर वाले बताते थे कि बेटा ये अच्छी चीज़ की निशानी नहीं होती। आजकल के बच्चों का मुझे बताएं कि मैंने तो अक्सर माँ बाप को भी देखा है कि माँ बाप बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अगर उनके बच्चे पलट के जवाब दें, और किसी महफिल में बैठे हो और किसी ने उनको कोई बात कर दी हो तो बच्चा फौरन अगर गए थे ना तो माँ बाप कहते हैं जबरदस्त, अच्छी बात है, आगे इसको ना अच्छी चीजें डील करने आ गई है। ये माँ बाप का ये बिहेवियर देते हैं ना बच्चों को, ये क्या माँ बाप को आगे जाके खुद भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तो होता है ना, फिर कहते हैं जी बदतमीज माँ ने करवा दिया या माँ ने कर दिया या स्कूल वालों का हो गया। भी सबसे पहले तो आपने नहीं टोका ना, ये तो बाप का फर्ज होता है ना कि वो टोके, तरबियत घर देता है, क्योंकि यही बच्चे से तालीम देगा। बच्चे बाद में बच्चे की पहली दूसरी बात ये नहीं माँ, वही मैं बात करूँ ना कि आजकल तो माँ बाप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर बच्चा और अगर माँ बाप को भी कोई जवाब दे देना, कोई माँ बाप का मजाक कर देते हैं, कहते हैं बड़े मजाक है, हमारे बच्चे तो मैं यूं मजाक कर रहे थे, हमारे बच्चे में बुली करते हैं। अक्सर होता है, अक्सर होता है, ये हमें बुरा लगता है क्योंकि हमने कभी इस टाइप की चीज़ें देखी नहीं होती हैं। लेकिन बहुत से बच्चे, अच्छा मुझे वो माँ बाप भी बहुत बुरे लगते हैं जो बच्चों की स्टोरी है सबके सामने बैठ के सुन रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, यहाँ देखा मेरे बच्चे ने गाली दी थी और फलां, तो पलट के तुम्हें तो आए। देखिए माँ का जो गोद है वो बच्चे की पहली दर्स का है। अगर बच्चा चोरी करके आया है तो माँ ने उसको थप्पड़ मारना है और उसको रोकना है, वरना कल यही बच्चा बड़ा होके कहेगा कि जब मैं अम्मी चोरी करके आया था, आज मैं इतना बड़ा डाकू बन गया तो आपने मुझे क्यों नहीं रोका? तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ बच्चा अच्छे ग्रेड्स लेके आया है। हम जनरल में वैसे बात कर रही हूँ कि बच्चे की अगर वो ज़बान दराज बच्चा है तो लोग कहते हैं अच्छी बात है ना, आगे जाकर उसको चीजें डील करनी आ जाएंगी। तो ये रवैया आगे जाके उसने अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करवाने, क्या करवाना है, कश्मीर उसने जाके आज़ाद कराना है। खुदा के वास्ते मुझे ऐसा लगता है लड़कों को रोना भी सिखाना चाहिए,
कि लड़के रोते हैं। हम कहते हैं लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते, मर्द नहीं रोता। किसने कहा मर्द नहीं रोता? और मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं, हमने एक शो किया था, मर्द को दर्द भी होता है। आप यहाँ बात औरतों की कर रही है। मैं ऐसे मर्दों को जानती हूँ मेरी अपनी फैमिली में से, जिनकी औरतों ने जिंदगी अज़ाब की, और आज उनकी सेपरेशन या उनका अलग सिर्फ उनकी मर्द की खामोशी और औरत के बोलने से सादिया जी, मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। खवातीन अपने हस्बैंड्स को भी मारती हैं, और वो नहीं, मारने से ज्यादा बच्चों को अपनी तरफ कर लेंगे। वो बच्चों को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया, ये दिखा के कि जी सब कुछ माने क्या, सब कुछ माने क्या। वो बाप जो सारी जिंदगी खामोशी से मेहनत मुशक्कत करता रहा, उसको आपने विलन बना के रख दिया। वाई यार, बाप की भी तो मुशक्कत दिखाओ, क्योंकि वो तुम्हारी तरह स्टोरियां नहीं सुना रहा, वो तुम्हारी तरह सीने नहीं लगा रहा। सारा दिन वो घर से बाहर रह रहे, पसीने से शराबूर आता है, और अगर वो उस गुस्से में किस तरह का माहौल, किस तरह का एनवायरनमेंट देखकर आ रहा है, कितनी ट्रैफिक देखकर आ रहा है, अगर गालियां सुन के आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो अपने बच्चों को बताना है कि बेटे आप बाबा के पास जाए। इसकी छोटी सी, मैं अपनी तारीफ नहीं करी, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ कि जो हमें करना चाहिए वो। कल की मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट पे अगर आप देखिएगा तो मीरब ने अपने नाम से लिखा है, इट्स मी मीरब। आई नो इट्स लेट बट नेवर लेट टू से हैप्पी फादर्स डे। मैंने कल रात से मैं कहा बाबा आपके लिए क्या कुछ नहीं करते मीरब, परसों रात मैं कहा क्या कुछ नहीं करते, आपसे इतना नहीं हुआ मीरब कि आप बाबा के लिए अपने पास से कुछ स्पेशल करती। वो उसको समय पूरी रात बैठ के उसने वो कोलाज बनाया, वो कोलाज बना के बाप को सेंड किया, फिर उसने मेरे इंस्टाग्राम पे लगाया इस वर्डिंग के साथ। मैं क्या लगा दे, ये है तरबियत। हमें बच्चे को हर बार डांट के या नहीं कह के नहीं सिखानी होती, कभी कभी कुछ चीज़ें उसको, और उस वक्त भी नहीं सिखानी, कुछ वक्त गुजर जाने दे ताकि वो रियलाइज़ करे कि हाई मैं सही वक्त पे करती तो बाबा कितने खुश होते। और लेकिन वही बात जो हम कर रहे थे, एक आपने कहा ना कि माँ बाप भी बच्चों की बातें जो लोगों के सामने बताते हैं, और ये अभी आप लोगों को लग रहा था बच्चे आपके बड़े क्यूट लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे में देख रही हूँ उनकी बड़ी बदतमीज हो जाते हैं। यही जब बच्चे बड़े होते हैं फिर ये माँ बाप से भी बदतमीजी हो जाती है। तो इसमें कोई ट्रॉफी अवार्ड वाली बात नहीं, अपने बच्चों को वहीं से टोकें। ये जो माएँ वाकई अपने कुछ बच्चों की बातें लोगों के सामने बैठ के बताती हैं, इन माओं को भी वैसे कैसे रोका जाए, बताएं जरा। उन्होंने बात बड़ी अच्छी, अगर अच्छी चीज़ अगर इंस्पिरेशन के लिए है तो है अच्छी बात। जैसे पंजाबी फैमिलीज में तो एक शोगल है कि आप अपने बच्चे का रिकॉर्ड लगा रहे हैं, मतलब आप लोग मेहमानों को एंटरटेन करते बताने के लिए कि हमारे बच्चे ने भी क्या बोंगी मारी थी। बिकॉज मैं भी पंजाबी फैमिली से हूँ, ये एंटरटेनमेंट है। नॉट पंजाबी फैमिली, ये हर फैमिली में नॉर्मली होता है। लेकिन देखें, अगर आप मुझसे पूछें तो अगर बच्चों के बारे में इस तरह के अगर बच्चे पेरेंट्स से बदतमीजी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं ना, तो इट्स एन इंसल्ट फॉर द पेरेंट। ये एक रिसर्च भी है जो ये कहती है कि अगर आपके बच्चे किसी और के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और आपने उसको बर्दाश्त कर लिया, तो ये बात फैक्ट है, फैक्ट एंड फिगर से ये चीज़ साबित है कि वो आपसे भी बदतमीजी करेगा गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपने उस वक्त उसको नहीं रोका। एंड देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस के बीच में और मिसबिहेव के बीच में एक बहुत जो है ना वो बहुत पतली सी, बहुत बारीक सी लाइन है। तो ये आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा अगर आपसे बड़े कोई हैं, पेरेंट्स तो अपनी जगह है ना, वो तो घर में हर वक्त रहते हैं, 24 आवर्स वो अपनी माँ के साथ रह रहा है, 18 आवर्स शायद वो अपने फादर के साथ रह रहा है। बाकी जो रिश्ते हैं ना उनके साथ डील करना किस तरीके से है। एक तो बच्चा है, उसके अंदर एक नेचुरल फिनोमिना होता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच्ड होता है, लेकिन वहाँ भी उसको ये बताना चाहिए कि रिस्पेक्ट क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ किससे बात करनी है और किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना। तो मिसबिहेवियर की भी कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ ऐसे क्या कहना चाहिए जेस्चर्स हैं जो बच्चों के होते हैं। सो पेरेंट्स का काम है ये, यू नो, उनको ट्रेनिंग देना। या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिन घरों में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग्स बहुत आसान हो जाती है। कहते हैं ना, माएँ भी मैं देखती हूँ कि माएँ भी ना अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रही होती है कि ये जवाब देगा, ये जवाब देगा तो एंज जवाब दिया कर, एंज ना चुप ना रही। ये भी बड़े ख्वाब होते हैं, ये बड़ी होगा ना, ये बड़ी होगी ना, ये बताएगा इन्हें, हाँ ये मेरा बदला लेगा। अरे भाई कौन है आप, क्या हो गया। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि बड़े स्केल पे देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए। ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे पता है कि आप लोगों के लिए घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बोलना। यार मैं अब ना आज के दौर में जब आप लोग ये कहते हैं ना कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो सादिया जी घर से नहीं निकल पाती। यार आप सोचिए, मेरी यहाँ वो लोग काम करने आते हैं मदिया, जिनको पूरा मोबाइल मुझसे बेहतर चलाना। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, जल्दी से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी में उनका कोई ऐसा लम्हा आया हुआ कि जहाँ पर उनको अब ये जाके ज़िंदगी में लेटर ऑन रिग्रेट हो कि अच्छा मैं चुप रहती, मैं चाहे मैं सही थी लेकिन चुप रहती तो ज़्यादा मुनासिब था। आपके साथ निदा जी? हाँ, अगर मैं समझती हूँ कि अगर आपका हस्बैंड गुस्से में है या थोड़ा सा हाइपर है तो खामोशी ज़्यादा बेहतर है। बाद में उसको रियलाइज़ करवा दें जब अच्छा मूड हो कि तुमने उस वक्त गलत किया था, अब तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। तो ये आपके साथ हुआ? हाँ, सबके साथ। सबके साथ। हाँ। तो फिर आपको अब लेकिन कहीं वो रिग्रेट वाली चीज़ आती है, अच्छा यार मैं ना बोलती। ये तो मेरे ख्याल में आदमी को आनी चाहिए, औरत तो बेचारी फिर बर्दाश्त करती है। मेरे पैनल में ना कि बंदों का भी होना बड़ा ज़रूरी था कहते हैं। हाँ। कि वो भी कहते हैं यार उस वक्त ये बात ना कहते हैं। बात है नहीं कि डॉक्टर वजाहत साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो मेरी टीम देखे उन्होंने फ़ौरन ही कह दी डॉक्टर वजाहत में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र उस्ताद जी, आप लोग बताएं ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। वैसे तो डॉक्टर वजाहत साहब मैंने जरा आपसे नफ्सियाती पहलू पूछने थे खामोशी के, और कहीं कहीं खामोश ना रहने के लोगों को होता ना कि मैं क्यों चुप रहूं, मैं तो फौरन जवाब दूंगी। लेकिन अभी सवाल ये छेड़ा ही था कि ज़िंदगी का कोई ऐसा टाइम जिसमें आपको लगा कि हाँ मैं चुप रहता तो बेहतर था। लोगों को अक्सर रिग्रेट होता है, हमें भी होगा रिग्रेट। तो मैं निदा जी से बात करी तो उन्होंने कहा तो बंदों से पूछना चाहिए, और आपने मैं ज्वाइन कर लिया। आप मुझे अब इस सवाल का जवाब दें। देखिए, ये तो बड़ा सिचुएशन के हिसाब से होता है। अगर आप कभी कभी ना बोलें तो आपकी बहुत सारी बातें जो है वक्ती तौर पे वो रह जाती हैं, और फिर आप वो बात में हमेशा मलाल करते हैं कि काश मैं ये बात कर लेता, और उसकी वजह से आपकी बात सामने तक पहुंच नहीं पाती और लोग गलतफहमी का शिकार ही हो जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर 4 लोग आपकी बुराई कर रहे हैं और वो किए जा रहे हैं, आपके अपने दोस्त हैं, और आपने ये फॉर्मूला वहां पे अपना लिया है कि चुप रहने में ही आफियत है, तो वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वहां पे आपने अपने आप को बात करनी पड़ती है, असर्टिव होना पड़ता है। दे दी। जी, क्योंकि आपकी खामोशी जो है ना वो एक मुजरिमाना खामोशी बन जाती है। अगर आप गलत नहीं है और आप खामोश हैं तो फिर आपकी वो मुजरिमाना खामोशी सामने वाले पे यकीन करती है कि नहीं ये गलत है। लेकिन ये बड़ा ट्रिकी होता है, आप इस फार्मूले को हर जगह पे यूटिलाइज नहीं कर सकते कि मैंने अब कभी भी चुप नहीं रहना है या मैंने हमेशा चुप रहना है। ये आपकी अपनी स्मार्टनेस से बड़ा डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपने बात करनी है तो कहाँ पे आपने बात नहीं करनी। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपके कैरेक्टर पे बात करता है, कोई आपकी फैमिली के ऊपर बात करता है, कोई आपके फाइनेंस से बात करता है जो कि गलत है, तो आप वहां पे बाकायदा उसको असर्ट करें, ठीक है, और जहां पे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। लेकिन अगर सेकेंडरी रिश्ते हैं, सेकेंडरी दोस्ती है, आपका उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे छोटी मोटी लोग पेट का हाजमा करने के लिए गीबतें कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे आपने अपने आप को झोंकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उससे फिर आपको स्ट्रेस भी बढ़ता है और आप एक ऐसे अनप्रोडक्टिव मामले में घुस जाते हैं जहां से कोई आपको फायदा नहीं होता। मुझे याद है कि अमूमन जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था तो काफी लोग बात करते थे मेरे मुतालिक कि ये डॉक्टर नहीं है, ठीक, और मेरी 2 साल की खामोशी ये थी कि उसकी वजह से ये मशहूर हो गया था कि मैं वाकई नहीं हूँ। तो फिर मैंने एक बार स्टैंड लिया और चैनल पे जाके मैंने बात की और उनको सबको बताया, मैंने सारे कागजात जमा कराए। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सर आपने बड़ा अच्छा काम किया क्योंकि आपकी खामोशी बड़ी खतरनाक हो गई थी। तो आई रिमेम्बर दैट टाइम अबाउट 10 years ago। तो खामोश रहना हर जगह पे कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन हर जगह पे बात करना भी अच्छा नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू कि कहाँ पे आपने कितनी बात करनी है और कितनी नहीं करनी। सही। और क्योंकि ना हमें कॉलर्स की जैसे कॉल भी आई थी, वो ये ज़्यादातर ख़वातीन, क्योंकि देखिए बेचारियों को हम बचपन से सिखाते हैं बेटा चुप रहना है, ज़बान नहीं चलाना, जो वर्ड है ना खामोश कराने के लिए वो होता है ज़बान नहीं चलाना। फिर वो क्या कहती है कि वो खामोश तो हो जाती हैं, और लेकिन वो उनकी अपने दिमाग के अंदर बड़ा शोर आ जाता है, उसको फिर सही तरीके से वेंट आउट कैसे करें कि ठीक है एक सिचुएशन ऐसे आ गया आप उसमें खामोश हैं, और बाद में उसको हम कैसे चैनलाइज करें? देखिए, ये बड़ा पैथेटिक टाइप का एक स्टेटमेंट है कि खामोश रहना और बर्दाश्त करना, और हमेशा तुम अपने आप को बर्दाश्त करके वापस आना, या ये सारी चीजें जो है ना ये बड़ी पुरानी है। एंड में जीत तुम्हारी होगी, खामोश रहना। वो जीत नहीं होती, वो इंसान जीते जी मर जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो जीत नहीं होती। और ये बड़ा पुराना फॉर्मूला था कि जब आज से 20, 25, 40 साल पहले लोग बड़ी ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और एक की खामोशी लोगों को नजर आती थी और लोग उसके लिए बोला करते थे। वो बड़ा एक टिपिकल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था। अब आजकल किसी को किसी की पड़ी है नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अगर आप खामोश रहेंगे और आप मुस्तकिल खामोश रहेंगे तो आपकी ये खामोशी सामने वाले के रवैये को बड़ा डबल स्ट्रॉन्ग करती है। अगर एक लड़की शादी करके जाती है और वो
हस्बैंड की ज्यादतियों को इस लेवल पे खामोश रहती है कि ये खुद सीख जाएगा, तो 1 साल के बाद ना उसने उसको पक्का काम कर देना, फिर वो जब सीखेगा तो बड़ा तकलीफ होगी। आपको अभी नई लाइन मेरी तरफ से बीइंग अ डॉक्टर मैं ये बताऊं कि आपने बात करनी है, लेकिन बड़े तमीज के दायरे में अपने राइट्स के मुताबिक आपने बात शुरू से ही करना शुरू कर देनी है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप ये करें, या मैं ये चाहता हूँ आप ये करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं शादी हो गई है, कुछ चेंजेस हमारे बीच में आने चाहिए। तो मेरे यहाँ पे डिलेड रिस्पॉन्स काम करेगा कि अगर आपसे किसी ने बहुत बदतमीजी कर दी तो आप थोड़ा सा डिले कर दें अपने रिस्पॉन्स को? रिस्पॉन्स हमेशा जो है ना वो जरा डिले होता है और रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा फास्ट होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ और मैं भी बदतमीजी करूंगी या मैं भी उसी टोन में बात करूंगी, तो आई थिंक उस टाइम पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि आप पहले उस चीज को हजम कर लें, 1 आध दिन ले लें, घंटा ले लें, और अच्छे माहौल में अपने रूम में बैठ के किसी ठंडी जगह पे बैठ के आप बात कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि हर बात लड़ाई से हल होती है, लेकिन अगर आपको बात करने का गुण आता हो, अगर आपको कन्विंसिंग पावर हो, तो दुनिया का कोई भी शख्स आपको ना नहीं कर सकता। ये बात लोग अभी तक नहीं समझते, खासतौर पे साउथ एशिया में। यहाँ पे हर चीज चीखने से और गुस्सा करने से समझ आती है। लेकिन पता है डॉक्टर वजाद, आपकी बात से मेरे ज़हन में क्या ज़हन में आए भाई, अक्सर खानदान में ना लोग उससे डरते हैं जो जिसकी आवाज़ की टोन बहुत ऊंची होती है और जो बहुत बदतमीजी से बात करता है, वो उन अपनी इज्जत से डरते हैं। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है कि जड़ा लुच्चा वही उच्चा। ये कहावत भी है, वो भी आप बात कर रहे थे ना, तो मेरे ज़हन में फौरन से वो स्ट्राइक किया कि हाँ भी लोग उससे डरते भी हैं, और जो ऐसा बदतमीज बंदा होता है उसको होता है कि मैं तो कुछ भी बोलूँ मैं तो जीत जाऊंगा एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। लेकिन अपेरेंटली आपकी बात सही है कि लोग उससे डरते हैं जो कि ज्यादा लुच्चागिरी करता है, बदमाशी करता है, गुस्सा करता है, लेकिन हकीकत में दिल से उसको कोई प्यार नहीं करता या दिल से उसको कोई पसंद नहीं करता। अगर आप पीठ पीछे उसकी बातें सुने तो 4 लोग उसके बारे में बुराई करते हैं, और ये बड़ा आसान होता है किसी को विन लूज करना, कि खुद जीतते जाओ और सामने वाले को लूज करते जाओ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस्लामी रूह को देखें या बिहेवियरल साइंस को देखें, तो वहां पे ये फॉर्मूला जो है ना ये ऑब्सोलीट हो गया है। यहाँ पे ये होता है कि नंबर 1 ये मैं आपको बताऊं मदिया, कि आपकी जरूरत नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे। ये हम बिला वजह आपको समझाने की में लगे रहते हैं। हाँ, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपने जिंदगी का वो कर ले कि मुझे सब पसंद करते फिर। नो, कोई जरूरत नहीं है। आपके 4 लोग आपको पसंद करें, जो आपको अंडरस्टैंड करें, बाकी जाएं वो जनाब भाड़ में। दूसरा ये कि जो लोग आपको अंडरस्टैंड करते हैं, जो आपसे बात करते हैं, आप उनसे बात करके अपने मुद्दे पे बात करें, और जो लड़ाई झगड़े की लैंग्वेज समझते हैं आप उनसे दूर हो जाएं। लेकिन अगर आप जाहिल लोगों से, जंगली लोगों से प्यार से बात करेंगे तो वो भी नहीं समझेंगे, तो बेहतर ये कि आप उनसे दूर हो जाएं। और बात किससे करें? हाँ, वही जो 4 लोग जिनको आपको लगता है कि जो आपके लिए मैटर करते हैं, जो आपको 4 लोग ही ऐसी हो तो फिर क्या करें? हाँ, ये बताए ना, अगर वो 4 लोग भी ऐसे निकले जिनको झगड़ा पसंद हो, आपने गलत चॉइस की थी ना, फिर आप एक छन्नी में छान लें अपने रिश्तों को। ये एक अलमिया है। जब आप एक शॉपिंग सेंटर जाके कपड़े गलत खरीद के ले आए ना, तो फिर आप उसको जैसे भी सी के पहने वो आपने बुरा ही लगना है, और बड़ा मुश्किल है। समझिए ना आप मेरी बात। अगर आप चूज करते हुए बंदा गलत पकड़ लें, जो कि होता है, लड़की गलत शादी कर लें जो आपके सिस्टम में, आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं होती, फिर आप उसको 100 साल भी सजाते रहे, किसी काम का नहीं है। तो ये स्टेज नंबर 2 की बात हो रही है अभी, जहां पे कुछ गुंजाइश है। लेकिन अगर वो गुंजाइश ही नहीं है, आपके को समझ ही नहीं आता, आप कहती हैं आपसे बात करनी है, वो कहता है तुझे मैं थप्पड़ मारूंगा, आप कहते हैं कि मुझे आपसे प्यार है, वो कहता है तो फिर मैं क्या करूं। तो यहाँ पे तो ये पढ़ी लिखी बातों का मामला है ही नहीं। या तो उसको जूते मार के उसको घर से निकाल दें, या खुद घर छोड़कर आ जाएं। लेकिन गुंजाइश वाली फैमिलीज जो होती है ना, जो कि एक दूसरे को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करती हैं, वहां पे टाइम गिविंग जो है वो सबसे बेस्ट आइडिया है। और जहाँ पे इस किस्म के लोग गलत जोड़ियां बन जाती हैं, तो यहाँ पे फैमिली को फौरन इन्वॉल्व करें। फैमिली के बड़े हैं जिनको बात करना आती है, जिनमें जरा गरज चमक के साथ बारिश करना जिनको समझ आती है, वो इनमें इन्वॉल्व करें। और अगर वो भी नहीं समझ पाते तो फिर मैं हमेशा बल्कि आपके शो पे कहता हूँ 3rd 4th स्टेज में आप उस मामले को खत्म कर सकते हैं। आपने गले में जूतों का हार नहीं लटकाना है अगर वो काम नहीं आ रहा है। बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही की डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमने लोगों को देखा है कि फिर खवातीन इसीलिए कभी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कभी क्योंकि उनके पास वो कहते हैं वी डोंट हैव वन टू फॉल बैक ऑन। एग्जैक्टली से फैमिली सपोर्ट भी किसके घर जाके बैठेंगे, बाप नहीं है, भाई के घर जाके बैठेंगे। इसलिए हुनर जरूर बच्चों को ना, एक तो तमीज और हुनर। डिग्रियों से मैंने देखा है कि वो डिग्री याफ्ता भी बहुत ही बदतमीज, डिग्रियों के जोम में आके बदतमीजी कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों को तमीज़ आदाब अच्छे सिखाएं और बच्चे को हुनर ज़रूर सिखाएं। सादी जी, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा जिसमें एक ऐसा लम्हा, बिल्कुल जो मैं आपके सवाल का इसका सही जवाब दूंगी, जो इतनी देर से आप जानना चाह रही थी हर एक से।
मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे भाई की शादी हो रही थी। मेरी अम्मी हमेशा बड़ी, एक ही पापा, एक बेटे थे, 5 बहनों के भाई, तो आप सोच सकते हैं अम्मी ने एक टफ़ टाइम देखा अपनी, और मेरा ददियाल काफ़ी सख्त मिजाज ददियाल था। तो मेरी फुप्पो ने किसी बात पे वालदा को बोला, और तब मैं एक सादिया इमाम बन चुकी थी, मैं कमाती थी, मेरा अपना एक वो था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, और मैं आज भी इसको रिग्रेट करती हूँ। मेरी फुप्पो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं रोज़ उनसे माफ़ी मांगती हूँ, और मैं रोज़, क्योंकि मेरी माँ के आंसू मेरी फुप्पो की बात पे नहीं आए थे, मेरे उनके जवाब देने पे आए थे। ओह माय गॉड। तो वो बात जब मैंने फुप्पो ने जिस तरह बोला, और मैं पता नहीं मैं किस जोन में थी कि मैं क्या था, तो कि मैं एकदम से मुड़ी और मैं कहा मेरी माँ को आपने ये लफ्ज़ नहीं बोलना। और अम्मी ने उनको नहीं देखा, अम्मी ने सिर्फ मुझे देखा, और अम्मी ज़ारो कतार रो पड़ी। तो मदिया वो लम्हा मेरे लिए आज भी बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने, और मैं आखिरी वक्त तक अपनी माँ से उसके लिए माफ़ी मांगती रही। मैं अपनी फुप्पो से उनकी ज़िंदगी में माफ़ी मांगती रही, और उन्होंने मुझे माफ़ किया, ऐसा नहीं कि माफ़ नहीं किया, लेकिन काश मैं वहाँ खामोश हो जाती। आपकी अम्मी को वो चुप रहना आता था। आप देखिए मेरी वालदा को, वो कह रही है मुझे तो उनकी बात याद ही नहीं रही, मुझे ये था कि मेरी तरबियत कहाँ गई, तुमने कैसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर ली, वो भी बाप के खड़े होते हुए, मेरे होते हुए, भाइयों के होते हुए, तुम कैसे बोली, क्या तुम कमाओगी तो तुम कुछ भी कह सकोगी। उस दिन मुझे जितनी नफरत अपने आप से हुई थी ना, शायद ही किसी से हो। मतलब मैं भाई की पूरी, और ये उस दिन मुझे मेरी माँ ने नहीं कहा, उस दिन तो बात खामोशी से ख़त्म होगी। बड़ों को बातें संभालनी आती हैं, हम बच्चे पागल होते हैं। भाई की शादी के बाद मैंने अपनी माँ से सीखा है, अम्मी ने मुझसे बात करना छोड़ दी थी, वो बस खाना खा लिया, ये कर लिया, वो इससे ज़्यादा वो मुझसे बातें, और निदा जानती है मेरी माँ मुझ पर किस तरह जाने से मेरा वो टाइम देखा है। तो मैंने एक दिन अम्मी कहती है मुझे बताओ मेरी तरबियत में कमी कहाँ रह गई थी जो तुमने वो जवाब दिया। आप देखिए यही हमारी वो माएँ जो हमें कहती हैं खामोश रहना, क्योंकि हमारी माएँ भी खामोश है, फिर इवेंचुअली हम भी हो जाते हैं। कुछ रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, उनको संभालने के लिए, उनको बचाने के लिए हमारा खामोश रहना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जब बात इज़्ज़त नफ्स पे आ जाए, माँ बाप की इज़्ज़त पे आ जाए, तो फिर मेरे ख्याल से अपने स्टैंड पे खड़ा ना सीखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल, शादी आबादी, और अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी में तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।